हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एक नया प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेव्स के लिए हमने ऐसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा था। आज के क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं और उसके ऊपर से हमें 3 फिनोमिनन के बारे में आगे चैप्टर में डिस्कशन करना है। फर्स्ट है इंटरफियरेंस, सेकेंड इज स्टेशनरी वेव्स एंड थर्ड इज बिट्स। तो चलिए पहले समझते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, उस चीज को समझते हैं। ओके, principle of superposition of waves, superposition of waves। मान लो कि भाई हम ऐसा कोई एक मीडियम ले रहे हैं, इस मीडियम के अंदर आपका कोई वेव प्रोपेगेट हो रहा है। ओके, इस मीडियम के अंदर आप एक पार्टिकल को कंसीडर करते हो। अब ये पार्टिकल हमने P को कंसीडर किया है इधर, यहां से कोई एक वेव आता है, इस लेफ्ट साइड से कोई वेव 1 आ रहा है। वो वेव 1 जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, मतलब ऐसे कोई वेव जा रहा है। ओके, पहला वेव आया तो इस पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ऑसिलेशन के हिसाब से वेव आगे बढ़ता है तो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है और पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट करता है। वेव जब इधर पहुंचेगा तो ये पार्टिकल का सपोज यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? मान लो y1 जितना। वेव 1 आया, तब वेव 1 को हटा दिया और अब उसकी जगह पे वेव 2 आया। अब उसकी जगह पे वेव 2 आया। तो पहले जब वेव 1 आया था तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ था y1 जितना। अब वेव 2 आया तो इस पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो y2 जितना। मान लो y2 जितना, मतलब इंडिविजुअल एक वेव आया तो उसने मान लो 2 सेंटीमीटर ऊपर डिस्प्लेसमेंट किया। दूसरा वेव आया, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, पहली बार हमने वेव 1 लिया था, दूसरी बार हमने वेव 2 लिया है। तो वेव 2 आया तब उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज y2। बट ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है? ये बोलता है कि ऐसे दो वेव को साइमल्टेनियसली जाने देते हो तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं y1 होगा नहीं y2 होगा, बट उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के एडिशन के इक्वल होगा। When two waves moving simultaneously, the net displacement, the resultant displacement of particle P is equal to the sum of individual displacement of two respective waves। मतलब कि भाई पहले वाले ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया था y1, दूसरे वाले ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया y2, बट जब दोनों वेव साथ में जा रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो उसका डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y1 प्लस y2। इधर वेक्टर लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो yr इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। कभी कभी इसको कैसे करते हैं कि इस y1 y2 को लिख देते हैं सपोज अब टिल n तक बहुत सारे आपके वेव्स हैं और उन सबके आपको एडिशन करने को रहते हैं और वहां पे उस पार्टिकल का हमें रिजल्टेंट मिल सकता है। तो ये सिंपल, हम भी ग्रेविटेशन में पढ़ते थे तो कुछ ऐसा ही पढ़ते थे कि भाई वेक्टर सम करना है सारे फोर्सेस का, ऐड कर दो सारे फोर्सेस को, आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मिलता है ना। तो बस वही चीज है यहाँ पे।
तो अब समझते हैं थोड़ा इस चीज को आगे कि भाई सपोज दो वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहे हैं। सपोज दो वेव जो है वो सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट है सपोज ऐसे, दिस इज y1। सेकेंड वेव लेते हैं, सेकेंड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज y2 है, थोड़ा ऊपर हो रहा है ऐसे, तो ये y2 है और यहां तक जो है दैट इज y1 है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो y1 और y2 को ऐड करने से बनता है, ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के फर्स्ट ब्लैक कलर से जो दिखाया वो वेव 1 है, उसका क्रेस्ट रेड का क्रेस्ट दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, मतलब उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, y1 plus y2। तो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना मिलता होगा, तो वो मिलता होगा y1 plus y2। मैं बोलूं y1 2 सेंटीमीटर का है, मैं बोलूं y2 3 सेंटीमीटर का है, तो रिजल्टेंट y1 plus y2 मतलब 2 plus 3 5 सेंटीमीटर का मिलेगा। ओके, तो ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। अब कोई बोले कि सर जरूरी है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हो? नहीं भाई, मान लो कि मैं तीसरा वेव लेता हूं, ऐसे कोई केस में हम ऐसा समझते हैं कि भाई सपोज आप यहां पे ऐसे कंसीडर कर रहे हो, क्या कंसीडर कर रहे हो कि भाई दो वेव्स है आपके पास। ओके, पहला वेव कुछ ऐसे जा रहा है, दूसरा वेव जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे। ओके, तो पहले वाले का तो पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, तो दैट इज व्हाट y1। दूसरे वाले का नीचे की डायरेक्शन में हुआ, दैट इज व्हाट y2, दैट इज व्हाट y2। तो आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो yr इज इक्वल टू y1 माइनस y2 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ऊपर +5 है नीचे 3 है, तो रिजल्टेंट का कितना बनेगा +5 माइनस 3 दैट इज 2, दैट इज 2। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहलाता है, मतलब सिंपल ऐड करना है, अपोजिट में है तो ऑब्वियसली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये चीज है। सपोज कोई बोले कि ये वेव का भी एम्पलीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैं सपोज ऐसा बोल दूं कि भाई ये वेव जो है वो कुछ हमने ऐसा इतना बढ़ा ले लिया, ये वेव जो है उसको सपोज हमने थोड़ा बढ़ा लिया ऐसे। ओके, तो भाई y1 और y2 दोनों इक्वल है, मतलब नेट क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। जब y1 y2 इक्वल है तो फिर आपको कुछ वेव ऐसा कुछ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, क्रेस्ट रफ मिलेगा ही नहीं, है ना, सिंगल जाता हुआ होगा ऐसे कुछ। तो जब एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम हुए तो फिर उसका रिजल्टेंट क्या बन जाता है 0। बट कब, जब दोनों अपोजिट में हो, मतलब एक वेव का क्रेस्ट है वहां पे दूसरे वेव का ट्रफ बने, तब ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो दैट वी कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें 3 फिनोमिनन पढ़ने हैं। एक है इंटरफेरेंस, दूसरा है स्टेशनरी वेव्स जो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, और थर्ड वन इज बीट्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है और सोर्स चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अब उसी कंसेप्ट को पकड़ के हम 3 फिनोमिनन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई पहला जो है 3 फिनोमिनन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से 3 फिनोमिनन इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं। एक है इंटरफियरेंस, एक है इंटरफियरेंस, दूसरा जो है दैट इज स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, और तीसरा जो है दैट इज बीट्स। ये कब हो सकता है, कब फिनोमिनन कौन सा देखने को मिलेगा,
वो हम समझते हैं। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, ऐसा लिख सकते हैं। चलो समझते हैं इस चीज को कि भाई इंटरफेरेंस कैसे मिलता है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हम बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 12th में पढ़ेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम समझे तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कब हो सकता है, तो एक तो दो वेव तो चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, मतलब दो वेव का कहीं पे जाके ऐड होना, सब्ट्रैक्ट होना, बेसिकली कंसेप्ट तो वैसा ही है, y1 प्लस y2। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, कैसे बनता है, ये फिनोमिनन हमें कब देखने को मिलता है, तो वो कुछ कंडीशन है। कंडीशन है कि भाई सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी। जो भी दो वेव्स है वो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जाते होने चाहिए, और दोनों वेव्स की स्पीड भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तीनों चीज सेम होती है तो आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड एंड सेम फ्रीक्वेंसी हो, वैसे वेव्स की हेल्प से हम इंटरफेरेंस समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? इंटरफेरेंस समझ सकते हैं। दूसरा है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में सेम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, सेम स्पीड बोल सकते हो आप उसके लिए, बट अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते होने चाहिए। एक इस साइड से आना होता वेव आना चाहिए और दूसरा वेव ऐसे जाना चाहिए, है ना। तो एक वेव मेरी तरफ आ रहा है, दूसरा वेव उस तरफ जा रहा है, तो दोनों वेव म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुए, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम स्पीड के साथ, तो उस चीज से हमें क्या मिल सकता है? स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स। और यहां पे बीट्स कैसे मिलेगा? तो बीट्स के लिए स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड। ऐसी कंडीशन से हमें बीट्स की इफेक्ट देखने को मिल सकती है। बेसिकली इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करना है ये दो है, स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स। इंटरफेरेंस भी समझेंगे, बट डिटेल में और डिस्कस हम 12th स्टैंडर्ड में वेव ऑप्टिक्स में करने वाले हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन, कंडीशन हो गई कि फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन, और ऐसे दो वेव सुपरपोज होते हैं तो आपको इंटरफेरेंस की इफेक्ट मिल सकती है। सेम फ्रीक्वेंसी हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो, सेम स्पीड हो, तो आपको सुपरपोज होते हैं वैसे वेव्स, तो आपको स्टेशनरी वेव्स बना सकते हैं, मिल सकते हैं। और बिट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, स्पीड सेम है और सेम डायरेक्शन है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा कि ऐड करना है y1 प्लस y2 प्लस y3, ऊपर हो तो प्लस, नीचे हो तो माइनस, एंड उसके ऊपर से तीन फिनोमिनन दैट इज इंटरफेरेंस, स्टेशनरी एंड बिट्स। अब ये तीनों को इंडिविजुअल एक एक करके हम डिस्कस थोड़ा करेंगे। इंटरफेरेंस के भी दो टाइप्स आते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए फटाफट पॉज करके लिख दीजिए, मैं आगे स्टार्ट करता हूं। इंटरफेरेंस, चलिए बात करते हैं अब इंटरफेरेंस की।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं फॉर सुपरपोजिंग ऑफ टू वेव्स, और बाद में उसके बाद दो टाइप के इंटरफेरेंस को डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन for superposing of two waves, for superposing of two waves, superposing of two waves, या तो आप बोल सकते हो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, और सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव का सुपरपोजिशन होना मतलब दो वेव साइमल्टेनियसली आते हैं, कुछ इफेक्ट बनाते हैं। मैं पहले दो वेव के इक्वेशन लिख रहा हूं। वेव के इक्वेशन हमने पढ़े हैं भी, प्रोपेगेटिंग ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन। एक वेव है y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx। माइनस होता है तो हमने डिस्कस किया था कि वो पॉजिटिव x की डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो एक ये हो गया kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी, दोनों लिख सकते हो भाई, कुछ भी kx माइनस ओमेगा टी भी चलेगा। दूसरा है वेव, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज फेज डिफरेंस, दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। पहले डिसाइड करते हैं क्या ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जाते हैं? जी बिल्कुल, माइनस है तो पॉजिटिव, माइनस है तो पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन हुआ। ओमेगा दोनों के लिए सेम है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई f होता है। सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड, तो क्या बनाता है? वो बनाता है इंटरफेरेंस इफेक्ट। तो इंटरफेरेंस के लिए when these two waves superposed, then according to the principle of superposition, according to the principle of superposition, principle of superposition, we can write y resultant is equal to y1 plus y2, दोनों को ऐड करना है। चलो, so therefore y resultant is equal to, we can write y resultant we can write y1 plus y2. y1 is this one, a sin kx minus omega t plus a sin kx minus omega t plus 5। प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, मैं इस वाले को पहले लिख देता हूं, y r इज इक्वल टू, पहले a को कॉमन निकाल देते, a को कॉमन निकाल दिया, बनेगा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी। a को कॉमन निकाल दिया, पीछे वाले टर्म को पहले लिख दिया, ये बन गया। अब एक मैथ्स का फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं आपको। ये सपोज हम पूरा अल्फा समझ लेते हैं, अल्फा एंगल, और ये सपोज हम पूरा एंगल बीटा समझ लेते हैं। एक को अल्फा समझ लेते हैं, दूसरे को बीटा समझ लेते हैं।
तो जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला अल्फा बीटा वाला होता है तो हमारे पास कुछ मैथ्स के हिसाब से कुछ रूल है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? देखो साइन प्लस साइन मतलब s प्लस s बोला जाता है। क्या बोला जाता है? s प्लस s। इसको ऐसे याद रखो, s प्लस s दैट इज इक्वल टू 2sc। साइन प्लस साइन होता है तो लिखते हैं 2 साइन कॉस। क्या लिखते हैं? 2 साइन कॉस। तो यहां पे ध्यान देते हो तो आपको साइन प्लस साइन है 2, साइन लिखने का, फिर लिखने का कॉस। क्या लिखने का सर? लिखने का क्या, ये जो एंगल है ना, पहले उन दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, डिवाइड बाय 2 करो। पहले दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यही फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे तो y r इज इक्वल टू क्या बनेगा? a तो एज इट इज है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दैट इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अल्फा माइनस बीटा बाय 2, मतलब 2 साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस kx माइनस ओमेगा टी बाय 2। दोनों का एडिशन कर दिया पहले। अब cos के साथ क्या करना है? तो cos के साथ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 करना है। तो अल्फा दिस वन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस kx प्लस ओमेगा टी बाय 2। मैंने इधर सब्ट्रैक्शन कर दिया दो एंगल का, डिवाइड बाय 2 कर दिया। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो भाई माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कैंसिल, kx माइनस kx कैंसिल। इधर बचा केवल cos 5/2, इधर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। kx प्लस kx 2kx माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी प्लस 5/2। तो y रिजल्टेंट का कुछ इक्वेशन बनता है दैट इज इक्वल टू 2a sin, समझना है, kx प्लस kx 2kx डिवाइड बाय 2 मतलब kx माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 मतलब माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। ये एक बन गया, ये हो गया cos 5/2। ओके, ये रिजल्टेंट का बन गया। रिजल्टेंट जो वेव बनेगा उसका हमने एक इक्वेशन बना लिया, उसमें ये cos 5/2 जो है ना उसको आगे लिख देते हैं। क्यों सर ऐसा? वेव के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो साइन था, साइन के ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी होना चाहिए, साइन के ब्रैकेट में kx माइनस, ये वाला वेव का हार्मोनिक फंक्शन बताता है। आगे जो सारी चीज है वो एम्पलीट्यूड बोला जाता है, दैट इज सम कांस्टेंट। तो इधर भी कुछ ऐसा आएगा 2a cos 5/2। ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट। यहां पे बनेगा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। तो ये y r हो गया, मतलब ये दो वेव का सुपरपोजिशन हुआ। कैसे दो वेव? ऐसे दो वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिसकी स्पीड सेम है, जिसकी डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे वेव का एक रिजल्टेंट का इक्वेशन बना दैट इज 2a cos 5/2 sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5/2। क्लियर है? तो ये एक रिजल्टेंट आफ्टर सुपरपोजिंग ऑफ टू वेव्स, व्हिच टू वेव्स, ये एक रिजल्टेंट का इक्वेशन बना। जो रिजल्टेंट का इक्वेशन बना है उसका एम्पलीट्यूड कितना? तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना 2a cos 5/2 that we call the amplitude, that we called amplitude of the resultant wave। क्लियर है? ये चीज पॉज करके अच्छे से लिख दो।
फिर हम कंडीशन की बात करते हैं और उसके ऊपर से समझते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्लियर है? लिखिए। चलिए फटाफट पॉज करके लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन चेक करते हैं कि भाई ये जो रिजल्टेंट यहां तक का आया है आपका इक्वेशन, उसके अंदर एम्पलीट्यूड कितना है। रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट वेव मिलता है उस वेव का एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन से मिलेगा। कितना है? 2a cos π/2। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन के बारे में बात करते हैं। लिखते हैं इधर द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव is 2a cos π/2. This is the resultant amplitude. Okay, तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड के ऊपर से हम दो कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और दूसरी जो है दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, दूसरी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सपोज ये जो 2a cos π/2 है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड वो जीरो है। वो क्या है? जीरो है। या उसका एम्पलीट्यूड जो है वो है 2a cos π/2 is equal to प्लस और माइनस 1। दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो जीरो हो सकता है ये एम्पलीट्यूड, या तो मैक्सिमम हो सकता है प्लस और माइनस। जब जीरो होता है तो जो इंटरफियरेंस होता है उसको नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और इसको क्या नाम देते हैं? तो इसको नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए 2a cos π/2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। 2a cos π/2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए 2a cos π/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। अरे ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है इसका मतलब हम समझे।
दैट मीन्स हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 इक्वल टू 0। अब cos में कहां पे 0 आता है, तो cos 0 1 होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है, cos पाई माइनस 1 होता है, cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, cos 2 पाई 1 होता है। तो मतलब cos पाई बाय 2 ले, cos 3 पाई बाय 2 ले, तब ये सारी चीजें 0 हो सकती है। उसका मतलब ये जो अंदर का एंगल है ना, एंगल कौन सा है, 5 बाय 2। जब वो 5 बाय 2 कुछ ऐसा होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 जैसा, ये जनरल लिखा, रखो n आप 1 रख रहे हो तो 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2, n 0 रख रहे हो तो पाई बाय 2, n 2 रख रहे हो तो 2 2 जा 4 प्लस, मतलब बाय 2 हर जगह आता है, वहां पे cos 0 बनाता है, तो ये बन गया। तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो बाय 2 दोनों से कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू हो गया, दैट इज 2n प्लस 1 पाई, 5 इज इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 पाई। तो जब दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 पाई के हिसाब से होता है, तो वहां पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। रखो n 0 रखो, 0 रखा तो पाई आएगा, रखो इधर cos 5 की जगह पे पाई रख दो तो पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0, एम्पलीट्यूड 0 हो गया। फिर n 1 रख दो तो 2 प्लस 1 3 पाई, 3 पाई रखो तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 तो भी 0। मतलब ये चीज है कि भाई जहां पे 0 होता है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 कहां होता है, जब दो वेव के बीच का फेज का डिफरेंस 2n प्लस 1 पाई के हिसाब से होता है, तब वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो बाय 2 के अलावा कौन से एंगल बचे, देखो यूनिट सर्कल में आप घूमते हो तो 0 पे मैक्सिमम आया, पाई बाय 2 पे 0 आ गया, पाई पे नेगेटिव मैक्सिमम, 3 पाई बाय 2 पे 0 हो गया, 2 पाई पे मैक्सिमम। ये वाले 0 वाले थे, जब आपका एंगल 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई ऐसे होएंगे ना, तो वहां पे आपको cos की वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन की प्लस और माइनस 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, प्लस और माइनस 1 मिलेगी। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, जब cos 5 बाय 2 जो है ना, वो आपको कैसा मिलना चाहिए, प्लस और माइनस 1 मिलना चाहिए, प्लस और माइनस 1 मिलना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ, cos 0 होना चाहिए, cos पाई होना चाहिए, cos 2 पाई होना चाहिए, cos 3 पाई होना चाहिए, ऐसे 0 पाई बाय 2 पे क्या होता है, बाय 2 पे क्या होता है 0, cos 0 1 cos पाई माइनस 1 2 पाई ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो फिर इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो 5 बाय 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, n पाई। क्या बनेगा, n पाई। देखो n 0 रखोगे तो cos 0 1 होगा, n 1 रखोगे तो cos पाई, 5 बाय 2 क्या हो गया, यहां पे 5 बाय 2 क्या हो गया, पाई हो गया, तो पाई की वैल्यू इधर रखो, cos पाई माइनस 1 ऐसे चलते जाओगे। तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा, तो होगा 2n पाई। 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई होगा। n क्या रखेंगे इधर, n 0 1 2 3, इधर भी n क्या रखेंगे, 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे। तो देखो 0 रखो तो 5 कितना हो गया 0, cos 0 1, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 1 रखो तो 2 into 1 2 पाई, 2 पाई बाय 2 cos पाई माइनस 1 मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2 रखो, 2 2 जा 4 4 पाई, 4 पाई बाय 2 cos 2 पाई प्लस 1, तो फिर पॉजिटिव मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम वाला केस रहता है एम्पलीट्यूड का तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम वाला रहता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्लस और माइनस, नेगेटिव मैक्सिमम या पॉजिटिव मैक्सिमम या नेगेटिव मैक्सिमम, वो इधर रहेगा। क्लियर? तो दो कंडीशन हुई कि जब भी दो वेव के बीच का फेज का डिफरेंस, व्हेन टू वेव्स हैविंग द फेज डिफरेंस लाइक 2n plus 1 pi, then that two waves form the destructive interference। but interference होने के लिए दो कंडीशन तो चाहिए। कौन सी? एक सेम स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, तीन कंडीशन चाहिए। वो होगा उसके बाद कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, वो पता चलेगा दोनों वेव के बीच के फेज डिफरेंस के ऊपर से। सपोज फेज डिफरेंस ऐसा मिल रहा है तो डिस्ट्रक्टिव, सपोज ऐसा मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव। क्लियर है? फटाफट इस चीज को पॉज करके लिख दीजिए। चलिए फटाफट पॉज करके लिख दीजिए। अब सेकेंड फिनोमिनन डिस्कस करेंगे, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स। Stationary waves is also effect of two superposition waves। हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया है कि कंडीशन क्या चाहिए। स्टेशनरी वेव्स ओके, स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं। तो स्टेशनरी वेव्स में क्या रहता है? तो सेम स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी, but opposite direction। when two waves have the same amplitude and same frequency but moving in opposite direction, then that affect the stationary waves, standing waves। when two identical wave have same amplitude and same frequency, but moving in opposite direction,
in opposite direction then the particle और इसको बोल दे then the resultant wave, ऐसा then the resultant wave does not travel in either direction, अलग लिख रहा हूं जिससे डेफिनेशन अच्छे से याद रहे, does not travel in either direction, is called standing wave or stationary wave. Stationary waves or standing waves. This is the definition of stationary wave. फटाफट पॉज करके लिखिए। फटाफट लिख दीजिए इस चीज को, फिर समझते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। अपोजिट डायरेक्शन रखना है। डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। भी अपोजिट डायरेक्शन में रखते हो तो इफेक्ट क्या होती है समझना। सेम एम्पलीट्यूड है, सेम सेम फ्रीक्वेंसी है, बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी कुछ इफेक्ट आती है। वो इफेक्ट क्या है? तो वही इफेक्ट हम स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। बट उसके लिए कैसे हम समझेंगे? सपोज हमने एक वेव लिया, पहला वेव लिया हमने ऐसे, ये जो वेव है वो वेव का कुछ हमने वेव फॉर्म एम्पलीट्यूड ऐसे कुछ दिखाया, ये हुआ एम्पलीट्यूड। दूसरा वेव कंसीडर कर दे, पहला वेव ऐसे जा रहा था, ये डायरेक्शन थी उसकी। दूसरा वेव जो है वो उसके अपोजिट में है, ऐसा कुछ है, बट उसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, तो ऐसे कुछ। ये दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, ये बाउंड्री फिक्स है। दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन के बाद कुछ रिजल्टेंट ऐसे मिलता है, एम्पलीट्यूड इसका होगा, इसका होगा। तो ऐसे कुछ वेव का सुपरपोजिशन, ऐसे दो वेव्स की हेल्प से कुछ ऐसा हमें मिलता है। डायरेक्शन केवल अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन की इफेक्ट। बट म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हम इसको बोलेंगे स्टैंडिंग वेव। इसके अंदर कुछ जो पार्टिकल्स है वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट। कुछ पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मैक्सिमम वाले पॉइंट पे रहेंगे। जो रेस्ट पे रहते हैं, जीरो पे रहते हैं, उस पॉइंट को हम नोड्स नाम देते हैं, और कुछ मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, उसको हम एंटीनोड्स नाम देते हैं। तो दो चीज है कि जब पार्टिकल्स का जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे नोड्स बोलेंगे, और जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है उस पोजीशन को हम बोलेंगे एंटीनोड्स। उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? एंटीनोड्स बोलेंगे। कोई बोले कि सर क्रेस्ट से ही क्यों चालू किया, ट्रफ से चालू कर दे। कंडीशन एक ध्यान में रखना, अपोजिट डायरेक्शन हुई चाहिए। ओके, तो ये चीज है।
बट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेशनरी वेव्स क्या है? तो स्टेशनरी वेव्स कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेव्स ट्रैवलिंग, कैन नॉट बी फॉर्म, stationary waves cannot be formed from independent two traveling waves in opposite direction. In practice, stationary wave is produced when progressive wave and its reflected wave are superposed. Stationary waves can be produced in a finite medium which has its boundary like ring or like rod or string. तो ऐसे दो वेव इंडिपेंडेंट वेव्स आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दे डू नॉट फॉर्म द स्टेशनरी वेव। एक जाना चाहिए वेव, उसका रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, वो फॉर्म कर सकते हैं आपके स्टेशनरी वेव्स। मतलब कि उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री फिक्स करके कर सकते हैं। तो ऐसा हम ले सकते हैं रिफ्लेक्टेड, कि भाई एक वेव आया ऐसे, यहां से ये इंसिडेंट गया, रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा आया, तो वो क्या बना रहा होगा? स्टेशनरी वेव बना रहा होगा। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वेव आके बना नहीं सकते, उसके लिए कंडीशन है कि प्रोग्रेसिव वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आगे गया, सरफेस रिजिड है तो रिफ्लेक्ट होके आया। मान लो कि भाई हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एक फिक्स रिजिड सपोर्ट है, ऐसा फिक्स है, वेव बन के आया कुछ ऐसे, इधर आया, ये वॉल जैसा है, ये इंसिडेंट है, वॉल जैसा है, इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्टेड जाएगा कुछ ऐसे। बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना ये अपवर्ड में फोर्स क्रिएट करता है उतना ही वॉल उसके ऊपर डाउनवर्ड में फोर्स क्रिएट करता है। गया था तो क्रेस्ट था, वहां से ही वापस आता है तो ट्रफ बनता है। तो ये एक चीज है रिफ्लेक्शन की। दूसरा, मैं यहां पे ऐसा बोल दूं कि एक लाइट रॉड लिया, उस रॉड के ऊपर आपने एक रिंग रख दी है, तो रिंग में क्या होता है? तो एक वेव आएगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, रिफ्लेक्टेड उसी हिसाब से क्रेस्ट बनाएगा। क्रेस्ट आया था तो क्रेस्ट बनाता है कब? जब रिंग वाला केस लेते हैं तब, तो उसका एम्पलीट्यूड एक्चुअली में ट्वाइस हो जाता है। जब फिक्स रिजिड सपोर्ट होता है तो अपोजिट में दो फोर्स लगाता है, तो वो क्रेस्ट होता है तो ट्रफ बनाता है। मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, दैट इज पाई। और जब हम रिंग लेते हैं तो वहां पे फेज डिफरेंस जीरो रहता है। ओके, तो ये चीज है आपकी। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वेव ट्रैवल करते हो मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में, वो स्टेशनरी नहीं बनाएंगे। बनाने के लिए हमें प्रोग्रेसिव और रिफ्लेक्टेड वेव चाहिए, और ऐसे दो सपोर्ट को फिक्स कर दे तो बीच में हम ऐसा चीज अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि भाई रिजल्टेंट वेव डज नॉट ट्रैवल इन ईदर डायरेक्शन, और ऊपर नीचे होता है जहां पे जो पार्टिकल्स की पोजीशन जीरो डिस्प्लेसमेंट वाली है उसको हम बोलते हैं नोड्स, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली है उसको बोलते हैं एंटी नोड्स। क्लियर? तो ये चीज होगी। और ये वेव आगे ही नहीं बढ़ रहा है तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलोंग दी मीडियम इन ईदर डायरेक्शन। तो ये हो गया। अब इस स्टेशनरी वेव का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। स्टेशनरी वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। चलिए, mathematical expression for standing wave. For standing wave या stationary waves. ओके, चल पहले दो इक्वेशन लिखेंगे।
एक लिखेंगे y1 दैट इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, दूसरा लिखेंगे a साइन kx प्लस ओमेगा टी। फर्क आया भी डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, इधर माइनस है तो प्लस में जाता होगा, प्लस है तो माइनस में, मतलब ये आपका इंसिडेंट है तो ये आपका रिफ्लेक्टेड है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है। ओके, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट वेव is given by y is equal to y1 plus y2। y1 क्या है, a sin kx माइनस ओमेगा टी, y2 क्या है, a sin kx प्लस ओमेगा टी। चलिए, अभी किया था हमने फॉर्मूला इसके रिलेटेड, अभी हमने फॉर्मूला किया था y रिजल्टेंट निकाले, a कॉमन निकाल देते हैं, जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिख देते हैं, मतलब साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी, उसमें से एक को बोला था हमने अल्फा, दूसरे को बोला था हमने बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सो हम लिखेंगे a 2 साइन s प्लस s, मैंने बताया था अभी पिछले वाले डेरिवेटिव, 2 साइन cos, तो 2 साइन क्या करने का, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करने का, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 करने का, अल्फा प्लस kx प्लस ओमेगा टी प्लस kx माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, दिस इज प्लस kx प्लस ओमेगा टी माइनस kx प्लस ओमेगा टी बाय 2, कैंसिल होगा क्या, ओमेगा टी कैंसिल, kx कैंसिल, तो y इज इक्वल टू इक्वेशन बन गया 2a sin kx प्लस kx 2kx बाय 2, मतलब sin kx cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बाय 2, मतलब ओमेगा टी। ये हो गया स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नॉट द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। दिस इक्वेशन, इसमें आगे जो रहेगा वो एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टैंडिंग वेव, रिप्रेजेंट्स स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव। उसमें 2a sin kx एम्पलीट्यूड बोला जाएगा, x उसका पोजीशन है। चलो, तो एम्पलीट्यूड हम 2a sin kx को बोल रहे हैं, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं 2a sin kx is equal to 0 या 2a sin kx is equal to plus or minus 1।
2a sin kx 0 मतलब होगा sin kx 0, 2a sin kx प्लस और माइनस 1 मतलब sin kx प्लस और माइनस 1 होगा। इसमें 0 कहाँ आता है, तो sin kx इज इक्वल टू 0 sin 0 होगा, sin पाई होगा, ऐसे। तो मतलब इन शॉर्ट हम लिखें तो kx इज इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई। मैंने सिखाया ना पिछली बार, अभी sin 0 वहां पे cos का था, इधर sin है, sin 0 0 होता है, sin पाई 0 होता है, तो kx इज n पाई। तो x इज इक्वल टू n पाई बाय k। बट याद हो तो मैंने लिखवाया था k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, एंगुलर वेव नंबर k इज 2 पाई बाय लैम्डा, रखो इधर। तो n पाई 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये आपका पाई पाई कैंसिल हो गया। तो नोड sin kx 0, एम्पलीट्यूड 0, मैंने बोला था पार्टिकल्स का 0 डिस्प्लेसमेंट उस पोजीशन को बोलेंगे नोड्स, और दूसरे को बोलेंगे मैक्सिमम वाले को एंटी नोड्स। तो जो नोड्स है उसकी पोजीशन कौन सी होएगी, तो वो आएगा n लैम्डा बाय 2। तो क्या आएगा, n लैम्डा बाय 2 आएगा। n क्या रख सकते हो, तो 0 1 2 3 ऐसे रख लो। चल इधर बात करें तो sin kx प्लस और माइनस 1, उसका मतलब sin kx प्लस और माइनस 1 मतलब sin 0 0 हो गया, sin पाई बाय 2, sin 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ऐसा सब आएगा। उसका मतलब ये हुआ कि kx इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जनरल है भाई, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n 0 रखो तो पाई बाय 2 आएगा, n 2 रखो 1 रखो तो 3 पाई बाय 2 आएगा, 5 पाई बाय 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2 अपॉन k। बट हमें पता है k को क्या रखना है, 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2, k को क्या रखना है, 2 पाई बाय लैम्डा। k को हमने रख दिया 2 पाई बाय लैम्डा, ओके। तो ये हो गया पाई पाई कैंसिल, पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या बना, तो वो बन गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4, मैक्सिमम वाला बन गया। इधर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 रखेंगे, 0 1 2 3, ये कंडीशन हो गई उसकी, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूरा स्टेशनरी वेव्स। अच्छे से पॉज करके लिख दीजिए इस चीज को।
क्लियर है? फटाफट लिख दीजिए पॉज करके इस चीज को। ओके गाइज, तो इतनी चीज अच्छे से लिख देना। आज के क्लास में हम यहाँ तक रख रहे हैं। थैंक यू।